बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 171 एक साथ सुन चुके हैं और अब 172 की मुलाहिजा फरमाएं। तुमको चूंकि मैंने जिंदगी से महरूम कर देने का तहिया कर लिया है, चुनांचे अब तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना मुझ पर लाजिम हो गया है। और मेरा असल नाम है अली यार खान। उसका जिस्म यूं लर्जा जैसे उसे करंट लगाओ। वो यकीनन मुझ और मेरे कारनामों से जरूर वाकिफ होगा। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर वो यक बार की मुझ पर झपट पड़ा, मगर अब उसके हमले में पहले किसी शिद्दत नहीं रह गई थी। मैंने उसे घूंसों पर रख लिया और एक बार फिर उसे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। वो बेहोश हो गया। मैंने वहीं ठहर कर उसके होश में आने का इंतजार करने की बजाय मुनासिब समझा कि इसी दौरान उसके घर की तलाशी ली जाए। हस्बी तवक्को मुझे उसके घर से कोई कारामद चीज नहीं मिल सकी। दस्तानों की एक जोड़ी अलबत्ता एक ऐसी चीज थी जो वक्ती तौर पर मेरे काम आ सकती थी, और मैंने दस्ताने पहनने में ताखीर भी नहीं की थी। दस्तानों की जोड़ी हाथों में पहनते ही मैंने रुमाल से हर वो जगह साफ कर दी जहां जहां मेरे हाथ लगे थे। मैं हाल में वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि लाफिज के मुंह से कराहें निकल रही थी। उसे होश आ रहा था। मैं उसके बारे में सोचने लगा। इसे जिंदा छोड़कर मेरा वापस जाना नामुमकिन था। मैं इसे मारने के तरीकों पर गौर करने लगा और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर मैं मुतमईन हो गया। चंद लम्हों तक कराने के बाद जैसे उसे होश आया, वो हड़बड़ाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मैं कोई लम्हा जाया किए बगैर हवा में उछला और मेरी भरपूर कुव्वत की फ्लाइंग किक उसके सीने पर बाईं जानिब पड़ी। उसके हल्क से एक करबनाक चीख निकली और वो उछलकर कई फीट पीछे जा गिरा। ये इंतहाई खतरनाक किक थी। उसकी मुतअद्दिद पसलियां टूटकर उसके दिल में घुस गई थी और अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो गया था। मैंने एहतियातन करीब जाकर उसका मुआयना किया। उस पर तशंजी की कैफियत तारी थी। मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर पलटा और उसके घर से बाहर निकल आया। फाटक के बाहर टैक्सी मौजूद थी। मैं टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब मेरे सामने एक नया मसला आ खड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और किन रास्तों से गुजरकर डेनिस के घर पहुंच सकूंगा। मैं मखमसे में फंस गया। दफतन में चौंक पड़ा। काफी फासले पर मुझे एक लड़की दौड़ती नजर आई। वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी। उसके पीछे एक मोटरसाइकिल थी जिस पर 2 अफराद सवार थे। यहाँ इस वीराने में जहाँ सिर्फ चंद मकानात थे और वो भी एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और तूफानी अंदाज में उसके सर पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद नौजवान लड़के थे जिनकी उम्रें बमुश्किल 20-22 बरस की होंगी। वो सूरत से ही लफंगे मालूम होते थे। एक टैक्सी को यूं अपनी तरफ आते देखकर वो बुरी तरह बुखला गए थे। लेकिन जब मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी है, तो वो फिर शेर हो गए। लड़की तीर की तरह गाड़ी की तरफ आई और फौरन दरवाजा खोलकर मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गई। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। मम, मुझे बचा लो। वो गिगियाई, जल्दी से भाग चलो, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मुझे हंसी आ गई और मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? वो बुखला कर बोली। उनके पास चाकू है। तो नहीं, तोप तो नहीं। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो दोनों अभी तक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट था मगर मोटरसाइकिल चल नहीं रही थी। मेरे नीचे उतरते ही मोटरसाइकिल हरकत में आई मगर उसका रुख मेरी जानिब नहीं था। मैं बड़ी दिलचस्पी से मोटरसाइकिल को खुद से दूर जाते देख रहा था। फिर मैंने झुककर लड़की से कहा, तुम तो कह रही थी कि वो बड़े खतरनाक लोग हैं, फिर वो भाग क्यों खड़े हुए? ओह संभलो, लड़की चीखी। वो वापिस आ रहे हैं। मैंने देखा कि मोटरसाइकिल एक चक्कर काट कर वापस आ रही थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं समझ गया कि मोटरसाइकिल दूर ले जाने का मकसद ये था कि उसे तेज रफ्तारी से लाकर मुझ पर चढ़ा दिया जाए। मैं समझ गया। मोटरसाइकिल बड़ी तेज रफ्तारी से सीधी मेरी जानिब आई, मगर मैंने उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से एक जानिब छलांग लगा दी थी, वरना खतरनाक तसादुम मुझे महंगा पड़ सकता था। मोटरसाइकिल सीधी निकली चली गई। मैं मुखालिफ सिमत में दौड़ पड़ा। मैं टैक्सी से दूर निकल जाना चाहता था। कुछ फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया। मोटरसाइकिल वापस आ रही थी मगर इस बार मोटरसाइकिल मुझ पर चढ़ाने की कोशिश नहीं की गई थी। मोटरसाइकिल मुझसे कतरा कर निकल गई थी। फिर वो मुझसे कुछ फासला बरकरार रखते हुए मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगी। उस पर सवार दोनों लड़के वहशियाना अंदाज में कह के लगा रहे थे। मैं पूरी तरह चौकन्ना था और मोटरसाइकिल के साथ साथ मैं भी चारों तरफ घूम रहा था। उन लड़कों ने अंदाजा कर लिया था कि मैं उनके लिए
नॉर्मल आदमी साबित नहीं होगा, इसलिए अब वो मेरे गिर्द चक्कर लगाकर न सिर्फ मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि अब उनकी कोशिश ये थी कि पहलू से मुझ पर हमला कर सके। पिछली सीट पर बैठे हुए लड़के के हाथ में खुला हुआ चाकू दबा था। ये वही चाकू था जिसका हवाला लड़की ने दिया था। गालिबन इस चाकू से वो लड़की को खौफजदा करने की कोशिश करते रहे होंगे। कुछ देर मेरे गिर्द चक्कर लगाने के बाद मोटरसाइकिल का रुख एक बार फिर तब्दील हुआ। मैं समझ गया कि पहलू से मुझ पर हमला आवर होने का मौका ना मिल सकने पर वो दोबारा मुझ पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश करेंगे। काफी दूर जाकर मोटरसाइकिल फिर पलटी। इस बार उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। मैं पूरी तरह तैयार हो गया। अभी मोटरसाइकिल मुझसे 10-12 फुट दूर थी कि मैंने उन पर छलांग लगा दी। हमारे दरमियान फिजा में होने वाली इस तसादम की रफ्तार 50 मील फी घंटा की थी। उनके नीचे से मोटरसाइकिल निकल गई और हम तीनों अफराद ऊपर तले जमीन पर जा गिरे। मैंने तो तेजी से कलाबाजी खाई और उछलकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वो दोनों सदमे की हालत में मुझसे कुछ फासले पर बेसुध पड़े थे। खुला हुआ चाकू उनसे काफी दूर पड़ा था। मैं उनके उठने का मुंतजिर रहा, मगर उनके जिस्म में जुम्बिश भी नहीं हुई। मालूम नहीं कि वाकई वो बेहोश हो गए थे या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बेहोश बन गए थे। उनकी तरफ से मायूस होकर मैं टैक्सी की तरफ पलट पड़ा। उन लड़कों से मुझे वैसे भी कोई सरोकार ना था। उनसे भिड़ने का मकसद तो सिर्फ इतना सा था कि सुकून से सफर कर सकूं। अगर मैं उन्हें नजरअंदाज करता तो वो मेरे पीछे भी लग जाते। अब अगर उन्हें होश आ भी जाता तो वो सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र करते। टैक्सी के करीब पहुंचकर मैंने उस शोलाए जवालों को नजर भर कर देखा। वो जवान उम्र थी और हर यहूदी लड़की की तरह वो भी बेपनाह हुसीन थी। सुर्ख रंग की स्कर्ट में उसका हुस्न कयामत खेज लग रहा था। वो टैक्सी से नीचे उतरकर खड़ी थी और मुझे हैरान निगाहों से देख रही थी। तुमने तो कमाल ही कर दिया, वो सताइशी लहजे में बोली। ये लोग तो बिल्कुल ही बूढ़े साबित हुए। मुझे जरा भी मजा नहीं आया। कुछ मुकाबला तो होता। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ऐसा ना कहो, वो वाकई खतरनाक लोग हैं, मगर तुम्हारी महारत ने उन्हें बेबस कर दिया। मैंने पलटकर देखा, वो दोनों अभी तक बेहिस्सू हरकत थे और उनसे कुछ ही फासले पर उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, जिसका पहिया अब भी घूमे जा रहा था। तुम यहीं रहती हो? मैंने लड़की की तरफ मुंह करते हुए उससे पूछा। मैं अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। वो लोग चंद रोज कबल यहाँ मुंतकिल हुए हैं। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने टैक्सी छोड़ दी। बाद में पता चला कि वो सारे घर वाले कहीं गए हैं और उनका घर मुकफ्फल था। मैं मायूस होकर वापसी के इरादे से पलटी तो ये दोनों लफंगे कहीं से आ निकले और मेरे पीछे लग गए। अगर तुम बरवक्त ना पहुंच गए होते तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। अब तुम कहाँ जाओगी? घर वापिस जाऊंगी, उसने कहा। तो तुम मेरे लिए फरिश्ते रहमत बनकर नाजिल हुए। पहले तुमने मुझे उन बेड़ियों से बचाया और अब तुम्हारी टैक्सी में वापस भी जाऊंगी, वरना यहाँ इस वीराने में कोई सवारी भी मुझे नहीं मिलेगी। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। फरिश्ता रहमत बेचारा पहले ही बड़ी उलझनों में घिरा हुआ था। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो है किस इलाके में और शहर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। मैं ये बात उसे भी बता नहीं सकता था। वो तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर समझ रही थी। आखिर इस उलझन का एक ही हल मेरी समझ में आ गया। मैं तुम्हें ले तो चलता हूँ, मगर मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस कैफियत में मैं ड्राइविंग नहीं कर सकूंगा। तो क्या हुआ? वो इठला कर बोली, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। मैंने सुकून की एक सांस ली। मेरे सर से एक बड़ा बोझ हट गया था। अब मैं कम अज कम शहर तो पहुंच ही सकता था। उसके बाद मेरे लिए कोई मसला ना रह जाता। हम दोनों गाड़ी में आ बैठे। उसने टैक्सी स्टार्ट करके सड़क की तरफ मोड़ दी। मेरा नाम लिली है, वो बोली। लिली आंद्रे। ओह माफ करना, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया था कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने खजालत अमेज लहजे में कहा। मुझे डेनिस कहते हैं। तुम जैसे बहादुर आदमी से दोस्ती करने को जी चाहता है, वो मुस्कुरा कर बोली। मैं दोस्ती करने का कायल नहीं। अगर दो अफराद में ज़हनी मुवासलत हो सकती हो तो खुद ब खुद हो जाती है। वाह क्या फलसफा है। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई, उसने कातिल नजरों से देखते हुए कहा। सामने देखो, मैं तंबीह अंदाज में बोला। एक्सीडेंट ना कर बैठना। वो सड़क की तरफ मुतवज्जो होगी। अब हम आबादी वाले इलाके में जा रहे थे। मैं रास्ते ज़हन नशीन करता जा रहा था। तुम कहाँ रहते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझसे पूछा। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। क्यों पूछ रही हो? मुमकिन है कभी मिलने को जी चाहे। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान इतनी जान पहचान तो नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपना पता भी बता दूं। मैंने खुरदरे लहजे में कहा। अरे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें अपना घर बता देती हूँ, जब चाहो बिला तकल्लुफ आ जाना। उसने टैक्सी एक जगह रोकते हुए कहा। सामने वाली बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मेरा फ्लैट है। उसने इशारे से मुझे दिखाया। और ये मेरा फोन नंबर है। उसने कागज के एक टुकड़े पर फोन नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया। मैंने कागज का टुकड़ा उससे लेकर जेब में डालते हुए कहा।
अभी मेरे फ्लैट पर कुछ देर बैठोगे नहीं? वो बड़ी मायूसी से बोली। मुझे जल्दी है, मौका मिला तो फिर कभी देखा जाएगा। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। खुदा हाफिज, उसने बड़े दिल बर्दाश्ता अंदाज में कहा। फोन करना ना भूलना। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं इस वक्त शदीद खतरे में घिरा हुआ था। टैक्सी से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना जरूरी था। अगर मैं इस टैक्सी समेत किसी की नजरों में आ जाता तो इजरायली इंटेलिजेंस का हर रुकन मेरी गिरफ्तार के लिए सर धड़ की बाजी लगा सकता था। चंद ब्लॉक के फासले पर एक कार पार्किंग पर मैंने टैक्सी पार्क की और चाबियां टैक्सी में लगी छोड़कर उतर आया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कोई भी खुसूसियत से मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं दरमियाना रफ्तार से चलता हुआ एक तरफ चल दिया। जल्द या बदेर लाफिज के कत्ल का राज अफशा हो जाना था। मुझे यकीन था कि मैं इसराइली इंटेलिजेंस की दस्तबुर से महफूज रह सकूंगा, क्योंकि किसी के पास मुझ पर शुबा करने का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैंने डरते डरते टैक्सी रोकी थी। मैं दूध का जला हुआ था। छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को बड़े गौर से देखा। मुबादा कहीं वो भी मेरा कोई शनासा ना निकले, मगर उसकी निगाहों में अजनबियत थी। मैंने उसे डेनिस के घर का पता बताया और टैक्सी में बैठ गया। पहले की तरह इस बार मैं अपने ख्यालात में नहीं खोया था। एक दिन में 2 बार अगवा हो जाना मुझे किसी कीमत पर गवारा नहीं था। टैक्सी ने मुझे खूबसूरत बिल्डिंग के सामने उतार दिया। इसी फलक बोस इमारत की तीसरी मंजिल पर डेनिस पॉल गोल्डे का फ्लैट नंबर 360 था। टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। बिल्डिंग में गो के लिफ्ट मौजूद थी, मगर मैंने लिफ्ट इस्तेमाल करना मुनासिब न समझा। इस बात का खदशा मौजूद था कि लिफ्ट ऑपरेटर डेनिस को जानता हो या इसके अलावा बिल्डिंग के किसी और फ्लैट का मकीन जो डेनिस पॉल का वाकिफ हो कहीं टकरा न जाए। लिहाजा जीनों का इस्तेमाल निस्बतन महफूज था। फ्लैट नंबर 360 के दरवाजे पर पहुंचकर मैं रुक गया। मैंने इधर उधर देखा। रायदारी सुनसान पड़ी थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब मैं डेनिस पॉल गोल्डे के अहले खाना के दरमियान पहुंचने वाला था और यहाँ मुझे बेहद मोहतात रहना था। इस फ्लैट में 3 मकीन थे और वो तीनों खवातीन थी। उनमें से एक तो डेनिस पॉल की बीवी थी और दूसरी 2 डेनिस की बहनें थी। जाहिर है वो तीनों ही डेनिस की आदात और एतवार से पूरी तरह वाकिफ होंगी। इस बात का इम्कान था कि वो किसी मामूली सी बात से मेरी तरफ से मशकूक हो जाते। ये भी मुमकिन था कि वो मेरी किसी बड़ी से बड़ी गलती को भी नजरअंदाज कर जाती। मैंने हौसला मुइतमे किया और कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। मैंने उसे पहचान लिया। वो डेनिस की बहन थी। अपने भाई को यूं अचानक सामने देखकर वो हैरान रह गई। फिर उसने भैया का जोरदार नारा बुलंद किया और मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हम दरवाजे में खड़े हैं पगली, मैंने भुखला कर कहा। चलो अंदर चलो। आपने अपनी आमद की इतला क्यों नहीं दी? वो रूठे हुए लहजे में बोली। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ओहो, मेरी बहन बहुत नाराज है मुझसे। मैंने उसके साथ फ्लैट में दाखिल होते हुए कहा, भाई वापसी का प्रोग्राम इतना अचानक बना कि इतला देने की मोहलत ही नहीं मिली। जरा दम ले लूं तो तुम्हें तफसील से सारी बातें बताता हूँ। मैंने मुतजस्सिस अंदाज में फ्लैट का जायजा लिया। वो बेहतरीन सामान आराइश से आरास्ता वो पैरास था। एक खूबसूरत और कुशादा फ्लैट था। ओह माफ कीजिएगा भैया, मैं कितनी पागल हूँ। आपके आते ही शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। आप बैठिए, मैं आपके लिए काफी तैयार करके लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो काफी बनाकर ले आई। मैंने उससे दूसरे अफराद के बारे में पूछा तो दफतन वो संजीदा नजर आने लगी। नैन्सी मुलाजमत पर गई हुई है भैया, वो वक्त गुजारी के लिए मुलाजमत कर रही है। मैंने तो उससे कहा था कि मुलाजमत शुरू करने से पहले खत लिखकर भैया से इजाजत ले लो, मगर उसने कहा कि एक बाइज्जत मुलाजमत करने से उसका भाई उसे कभी नहीं रोकेगा और फिर इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। क्यों, क्या तुम लोग किसी माली परेशानी का शिकार हो? मैंने सवाल किया। नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि हम लोग बिला वजह घर में बैठकर वक्त जाया क्यों करें। मैं तो खुद कुछ दिनों से मुलाजमत करने पर गौर कर रही हूँ। मुझे एक अच्छी मुलाजमत मिल भी रही है, मगर आपकी इजाजत के बगैर मुलाजमत करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और हैली कहाँ है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और उसके हाथों में खफीफ सी लर्जिश भी पैदा हो गई थी। उसकी कैफियत महसूस करते हुए मैंने ताज्जुब से उससे पूछा कि हैली खैरियत से तो है ना बैकन? हाँ भैया, वो बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर कबल ही बाहर गई हैं, वापिस आ जाएंगी। लेकिन तुम्हारे अंदाजे से यूं महसूस होता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। आप इतने अरसे बाद वापस आए हैं, मेरा हौसला नहीं हो रहा कि कोई बुरी खबर आपको सुनाऊं। काश मैं इस वक्त फ्लैट में तनहा ना होती। मैं गौर करने लगा कि इस बात पर मेरा रद्द अमल क्या होना चाहिए। फिर मैंने अपने अंदाज में बेताबी पैदा करते हुए पूछा, जल्दी बताओ बैकन, हैली को क्या हो गया है?
उन्हें कुछ नहीं हुआ भैया, लेकिन उसके मशाकिल नापसंदीदा हो गए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। मुझे आपसे कहना तो नहीं चाहिए भैया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद उस सिलसिले में कुछ करें। मसलन मुझे क्या करना चाहिए? हैली वापस आए तो उनसे पूछिएगा कि वो कहाँ गई थी। मेरे सवाल का जवाब दो बैकन, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ होगी, लेकिन ये बात यकीनी है लाफिज के साथ किसी ऐशगाह में गुलछड़े उड़ा रही होगी। लाफिज? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये वही लाफिज तो नहीं जो उसका कजन है और मुझसे शादी से कबल वो हैली का मंगेतर रहा है? हाँ, ये वही है। आजकल इनके ताल्लुकात जरूरत से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। हफ्ते में कम अज कम 2 रातें तो जरूर वो उसके साथ घर से बाहर गुजारती है। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि उन्हें रोकूं। नैनस से तो उनकी झड़प हो चुकी है और उन्होंने नैनस से बहुत कुछ कहा है। बहुत कुछ? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। वो कहती हैं कि बैकन हिचकिचाते हुए बोली, एक ऐसा मर्द जो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, जो घर से बाहर रहता हो और उससे साल में 1 आध बार मुलाकात होती हो, वो तो ऐसे बूढ़ी हो जाएंगी। मैंने एक गहरी सांस लेकर बगैर गुस्से का इजहार किया, लेकिन वो सुकून की सांस थी। एक मोहब्बत करने वाली बीवी की बजाय मेरा एक ऐसी बीवी से पहला पड़ा था जो पहले किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। सबसे ज्यादा खतरा मुझे डेनिस की बीवी ही की तरफ से था, क्योंकि उसके साथ ताल्लुकात मेरे लिए तो नामुमकिन ही थे। कुदरत ने यहाँ भी मेरी मदद की थी। ये अलग बात थी कि उसके आशिक को कुदरत ने इत्तफाकिया तौर पर पहले ही मेरे हाथों ठिकाने लगवा दिया था। उस पर मैं दिली दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इस वक्त वो घर पर नहीं पहुंच गई जब लाफिज मुझे वहां ले गया। अगर ऐसा होता तो मुझे डेनिस की बीवी को भी ठिकाने लगाना पड़ता। बैकन बहुत अफसुर्दा हो गई थी। रुंधी हुई आवाज में मुझसे बोलने लगी, काश मैं फ्लैट पर तनहा ना होती, हैली भी यहीं मौजूद होती तो तुम्हारे तवील अरसे बाद घर वापसी का आगाज किसी अफसोसनाक गुफ्तगू से ना होता। तुम क्यों अफसुर्दा होगी बेवकूफ? इन बातों की जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी है। तुम अपने दिल पर क्यों बोझ महसूस कर रही हो? मैं सब ठीक कर लूंगा, तुम सिर्फ अपनी बातें करो। मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे मुलाजमत करने की इजाजत दे दे। घर में तनहा रहना बड़ा मुश्किल है। आप तो कुछ रोज रहने के बाद वापस चले जाएंगे, उसके बाद मुझे फिर तनहा रहना पड़ेगा। इजाजत है, मैंने हाथ उठाकर शाना अंदाज में कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितने अच्छे हैं मेरे भैया, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। मक्खन नहीं चलेगा। मैंने उसे डांटा और फिर पूरे फ्लैट का जायजा लिया। मेरी ख्वाबगाह में मेरी और हैली की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उसे गौर से देखा और एक तवील सांस लेकर आराम कुर्सी में नीम दराज हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि डेनिस पॉल गोल्डे के बारे में मुझे मजीद बहुत सी मालूमात दरकार है। उसकी हैसियत से उसके अहले खानदान के दरमियान रहने के लिए बहुत ज्यादा मालूमात दरकार थी, लेकिन जल्दबाजी में अपना यह खेल बिगाड़ सकता था। चुनाचे ना चाहते हुए भी मुझे उसके बारे में इन्हीं मालूमात पर इक्तफा करना था जो मेरे पास मौजूद थी। मजीद मालूमात रफ्ता रफ्ता हासिल होना ही बेहतर था। शाम 5:30 बजे डेनिस की दूसरी बहन नैनस भी वापस आ गई। वो डेनिस की बड़ी बहन थी। मुझे अचानक घर में मौजूद पाकर वो भी तंग रह गई। उससे बातों के दरमियान मुझे पता चला कि हैली के ताल्लुकात लाफिज के अलावा और किसी से भी हैं। हैली की आवारगी की खबरें डेनिस के लिए तो तकलीफदेह हो सकती थी, मगर मेरे लिए बहुत खुश आइंदा थी। रात का खाना हम लोगों ने इकट्ठे खाया और फिर इस वक्त रात के 11:30 बजे थे जब डेनिस की बीवी हैरी गोल्डे वापस आई। कॉल बेल के जवाब में बैकन ने दरवाजा खोला। मैं इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में मौजूद था। नैनस और बैकन से चंद बातें करने के बाद वो ख्वाबगाह में आ गई। उसकी आंखों से अंदाजा होता था कि वो नशे में है। वो दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ लपकी और मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गई, लेकिन मेरे अंदाज में सर्द मोरी थी। उसका शाना थपथपाकर मैंने उसे खुद से अलहदा किया और उसे एक सोफे पर धकेल दिया। हैली बहुत ज्यादा नशे में थी। वो मुझसे तरह तरह के सवालात कर रही थी, मगर उसकी बातें बेरब थी। मैं उसकी बातों के मुबहम जवाबात देकर उसे टालता रहा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो ऐसा ऐसा होशो आवाज से बेगाना होती जा रही थी। जब वो सो गई तो मैं भी ख्वाबगाह के गोशे में पड़े सोफे पर लेट गया। तिल अभी मेरा पहला दिन खासा हंगामा खेज साबित हुआ। अगर किस्मत की मदद शामिल हाल ना होती तो मेरी मौजूदा शख्सियत का राज अफशा होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। लाफिज ने मुझे पहचान लिया था। उसे यकीन था कि डेनिस के मेकअप में मैं कोई और हूँ। ये तस्वर भी मुझ पर लर्रा तारी कर देने के लिए काफी था कि अगर उसने मुझसे अपने तौर पर निमटने की हमाकत करने की बजाय खामोशी से अपने महकमे को मेरे बारे में मुतल्ले कर देता तो क्या होता। मेरी राह में बेशुमार मुश्किलात खड़ी हो जाती, बल्कि यह भी मुमकिन था कि यह फ्लैट मेरे लिए चूहेदान साबित होता और मैं बेबसी से गिरफ्तार हो जाता। अब मुझे अपनी तवज्जो ओरी बाबड़ की तलाश पर मरकूज करना थी।
मैं उसकी रिहायशगाह से नावाकिफ था। अगर मैं खुलेआम उसे तलाश करने की कोशिश करता तो यह खुद को मशकूक करने के मुतरादिफ होता। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो किस इलाके में रिहायश पजीर है। अगर मुझे इलाके का इल्म होता तब भी ये कोई आसान काम ना होता, मगर मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा काम बेहद मुश्किल हो गया था। अब मुझे उसकी तलाश का दायरा कार उन तमाम इलाकों तक वसी करना था जो बड़े लोगों की रिहायशगाहों के लिए मखसूस थे। हैली का मामला मेरे लिए खासा इत्मीनान बख्श साबित हुआ। उसका जो दिल चाहे करती फिरे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसे थोड़ी सी बाल पुरस करना भी जरूरी था। उसकी तरफ से ज्यादा बेपरवाही बरतने से हालात बिगड़ जाने का भी अंदेशा था। डेनिस की बड़ी बहन नैनस बैकर की निस्बतन बहुत तेज थी। उसने हैली के बारे में बड़े खराब रिमार्क्स पास किए थे। अगर मैं वो रिमार्क्स हैली के सामने दोहरा देता तो यकीनन घर में कोई हंगामा खड़ा हो जाता, और फिलहाल मैं हर किस्म के हंगामों से गुरेज करना चाहता था। मैं बड़ी देर तक ख्यालात में उलझा रहा, फिर नींद की देवी ने मुझे अपनी नर्म आगोश में ले लिया। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर हैली का रंग फक था। उसे कल के वाकयात का अंदाजा हो चुका था और वो मेरी अचानक आमद पर नर्वस हो गई थी। मैं बिल्कुल खामोश था। हैली ने मुझसे 2-4 बातें की तो मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। मेरी बेरुखी से हैली और ज्यादा नर्वस हो गई थी। मेरी तवज्जो अखबार की तरफ थी, मगर अखबार में लाफिज के बारे में कोई खबर नहीं छपी थी। नाश्ते के बाद नैनस तैयार होकर मुलाजमत पर रवाना हो गई। बैकर कुछ खौफजदा सी नजर आ रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे और हैली के दरमियान कोई सख्त किस्म की झड़प होगी, लेकिन मैंने इस मौजू पर कोई भी बात करने से गुरेज किया। वो दिन तो मुझे फ्लैट में ही रहकर गुजारना था। मेरी सर्द मोरी ने हैली को शदीद उलझन में मुबतला कर दिया था। शाम 4 बजे के करीब एक फोन आया। रिसीवर मैंने ही उठाया। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो हैली को पूछ रहा था। हैली वही मौजूद थी। तुम्हारा फोन है, मैंने उससे कहा, और रिसीवर उसे देखकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। टेलीफोन पर कौन था और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी, मुझे इस सिलसिले में जरा भी तजस्सुस नहीं था। थोड़ी देर बाद हैली खुद ही नैनस के कमरे में चली आई। तुम यहाँ बैठे हो, उसने आहिस्ता से मुझसे कहा। मैंने सोचा मुमकिन है मेरे सामने तुम्हें गुफ्तगू करने में दिक्कत हो। मैंने खेज अंदाज में कहा, ऐसा मालूम होता है तुम्हारी बहनों ने मेरी तरफ से तुम्हारे कान खूब भर दिए। हाँ, इन्होंने मुझे तुम्हारी खैरियत बताई। मैंने तुम्हारे मशागल के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ हो। अब जाहिर है कि शोर होने की हैसियत से मैं तुम्हारी मसरूफियात में दखल अंदाजी करने से तो रहा। इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा होगा। तुम्हारा ये रवैया बताता है। शायद, मैंने खुश्क लहजे में कहा, यह मुनासिब नहीं है डेनिस। तुम्हारी बहनें मेरे साथ मुसलसल ज्यादतियां करती रहती हैं, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें हमेशा ही खामोश रहना होगा हैली, मैंने सख्ती से कहा। वो जवाब में कुछ न बोली, लेकिन उसके चेहरे से बदस्तूर उलझन आया थी। इस रोज शाम वो कहीं ना गई। रात को ख्वाबगाह में वो मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करने लगी। मेरी सर्द मोरी उसके लिए आसाब शिकन साबित हो रही थी, और जमूद तोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन यहाँ मुझे सख्ती से काम लेना था और मेरे पास उसका जवाब मौजूद था। मैंने उसे जोर से मसहरी पर धकेल दिया। मैंने तुम्हारी हरकतों पर कोई बात पुरस नहीं की हैली। तुम्हारी जरूरतें बिलाशुबा अहमियत रखती हैं, लेकिन तुमने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए काबिल एतराज राहें मुंतखब की हैं। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे मामलात पर तुम्हें नहीं टोकूंगा और अपने लिए भी सुकून की राहें तलाश कर लूंगा। मेरे ख्याल में हमारे लिए यही बेहतर होगा कि अपना इख्तलाफ दूसरों के इल्म में लाने की बजाय खामोशी से अपनी मुंतखब राहों पर चलते रहें। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम अपनी रातें लाफिज के साथ बसर करती हो या किसी और के साथ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे नजदीक आने की कोशिश करो। मैं मुख्तसर अरसे के लिए आया हूँ। मेरी वापसी के बाद तुम्हें एक बार फिर खुलकर खेलने की आजादी मिल जाएगी। बल्कि अगर मुमकिन हो तो ये बात ज़हन से ही निकाल दो कि मैं वापस आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो डियर, वो रुआंसी होकर बोली। मेरा किरदार मजबूत है। लाफिज मेरे बचपन का दोस्त है। तुम्हारी अदम मौजूदगी में हम दोनों के दरमियान तफरीही प्रोग्राम तो बनते ही रहते हैं। मैंने तुमसे उसकी तफसीलात नहीं पूछी। मैं सख्ती से बोला, अगर मैं उस सोफे पर सोना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने बहस करने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हैरी भी बस इसे होंठ काटते हुए बसैरी पर जा लेटी। थोड़ी देर के बाद वो सो गई। मैंने बला टलने पर सुकून की सांस ली थी। दूसरे दिन मुझे काम का आगाज करना था, जिसके लिए रात पुरसुकून नींद बहुत जरूरी थी। मैंने हर उलझन ज़हन से झटक कर लंबी तान के सो गया। अगली सुबह भी मैंने पूरी तवज्जो से अखबार पढ़ा। इस रोज भी लाफिज के बारे में अखबार में कोई खबर नहीं छपी थी, जिसका मतलब था कि इंटेलिजेंस के हुकाम ने अपने एजेंट की मौत की खबर छुपाई है। ये बात तो बैईद अज़ क़यास थी कि उसकी लाश दरियाफ्त नहीं हुई। मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि यह खबर छुपाने के पस पर्दा कौन सी मसलतें कार फरमा थी,
लेकिन ये बात यकीनी थी कि अगर वो खबर अखबारात की जीनत बन गई होती तो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। 3 अफराद ने मुझे उस वक्त उस इलाके में देखा था। उनमें से एक तो लिली थी और दीगर 2 अफराद वो लफंगे थे जो लिली के पीछे लगे हुए थे। उन्हें मेरे हाथों ज़ीक उठाना पड़ी थी। इस बात का कभी इम्कान था कि उनमें से कोई इंतकामन मेरा हुलिया हुकाम को बता देता। इस तरह मेरे लिए कुछ और परेशानियां तो बहरहाल पैदा हो ही जाती। मैं दिल में इसराइली इंटेलिजेंस के हुकाम की अकीदत का शुक्रिया अदा करते हुए फ्लैट से निकल आया। गैराज से डेनिस की छोटी सी कार निकाली और उसे स्टार्ट करके चल पड़ा। तिल अबीब के अक्सर हिस्से मेरे देखे भाले थे। मैं पहले भी वहां जा चुका था और वो मेरे लिए कोई अजनबी इलाका नहीं था। मैं तिल अबीब की सड़कों पर ट्रैफिक के सैलाब में कार दौड़ाता इधर उधर घूमता रहा। आसमान पर बादल छाए हुए थे मगर बारिश का इम्कान नहीं था। मेरी कार सड़कों पर दौड़ती रही। दोपहर का खाना एक रेस्टोरेंट में खाकर मैं तिल अबीब के उस हिस्से की तरफ जा निकला जहाँ सरकारी अफसरों की रिहाइश गाहें थी। इस बात का इम्कान था कि ओली बावड़ वहीं कहीं रहता हो। समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिलसिले में किससे राब्ता कायम करूं। दफतन एक ख्याल मेरे ज़हन में आया कि जिससे मुझे अपना मसला चुटकी बजाते में हल होता हुआ महसूस हुआ। ओली बावड़ तिल अबीब के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत रखता था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि उसके घर पर टेलीफोन ना होता। यकीनन टेलीफोन डायरेक्टरी में उसके फोन नंबर के साथ उसकी रिहाइशगाह का पता भी दर्ज होगा। मुझे इस बात पर हैरत थी कि ये ख्याल इस मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया। अब मुझे टेलीफोन डायरेक्टरी की तलाश थी। टेलीफोन डायरेक्टरी डेनिस के फ्लैट पर भी थी मगर मेरा इस वक्त वहां जाने का इरादा नहीं था। मैंने एक जनरल स्टोर के सामने कार रोक दी। जनरल स्टोर में दाखिल होकर मैंने एक स्टोर मालिक से डायरेक्टरी तलब की जो उसने मुझे फराहम कर दी। चंद लम्हों बाद मेरा दिल खुशी से बिलियों उछलने लगा। हावर्ड का फोन नंबर डायरेक्टरी में मौजूद था। मैंने उसका फोन नंबर और पता नोट किया और स्टोर के मालिक का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। कुछ देर कबल ये काम मुझे जितना मुश्किल नजर आ रहा था उतना ही आसान निकला। अब मेरी कार का रुख इस इलाके की तरफ था जहां ओली बावड़ की रिहाइशगाह थी और अब फौरी तौर पर मेरे पेशे नजर ये काम था कि उसके अहले खाना के बारे में तफसीलात मालूम करूं। सब्ज रंग का खूबसूरत सा वो मकान ओली बावड़ की मलकियत था। मकान एक पहाड़ी नुमा टीले पर तामीर किया गया था। उस इलाके को आबाद किए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, इसलिए कि वहाँ के सारे मकानात जेरे तामीर शुदा नजर आ रहे थे। पूरा इलाका नाहमवार लेकिन सब्जे से मामूर था। जगह जगह पहाड़ी टीले बिखरे नजर आ रहे थे जिनमें से उन टीलों को बरकरार रहने दिया गया था जिन पर तामीर मुमकिन हो सकती। इस तरह उस इलाके में इनफरादियत पैदा हो गई थी। ओली बावड़ का मकान एक ऐसी पहाड़ी टीले पर था। ढलान पर नीचे से ऊपर तक रवश मौजूद थी और उस रवश के इख्तिताम पर मकान था। इतराफ में भी मकानात मौजूद थे मगर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ ठहर कर मैं उस मकान की निगरानी कर सकता। मुझे नहीं मालूम था कि ओली बावड़ तिल अबीब में मौजूद भी है या नहीं। मैं तो उसके अहले खाना तक से वाकिफ नहीं था, बल्कि मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके खानदान में कुछ लोग हैं भी या वो तनहा रहता है। मादी में उससे मेरे बहुत से मार के हुए थे लेकिन कभी उसके अहले खानदान के बारे में मालूम नहीं हो सका। उसकी नौबत ही नहीं आई थी मगर आज मैं उस शफाक दरिंदे की रिहाइशगाह के सामने मौजूद था जिसकी हैबत से जराइम की दुनिया पर भी लर्जा तारी रहता था। मैं वहाँ रुके बगैर वापस आ गया। एक रोज के लिए इतना ही काफी था। इसराइल के उस खौफनाक एजेंट के खिलाफ इस बार मैं भरपूर वार करना चाहता था और उस मकसद को हासिल करने के लिए हाथ पैर बचाकर काम करना जरूरी था। फ्लैट में हैली मौजूद थी। शायद उसने घर से बाहर कदम ना निकालने का अज़म कर लिया था। मैं ये नहीं मान सकता था कि वो शर्मिंदा होगी इसलिए कि वो बहुत ढीठ हो रही थी, मगर वो जाहिर यही कर रही थी जैसे उसे अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। उस रात उसने अपनी शर्मिंदगी का ज़बानी इजहार भी कर दिया मगर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अपने काम से काम रखो हैली, मैंने उससे तल्ख लहजे में कहा। मैंने तुम्हें कोई सरदंश नहीं की तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मुझे झूठी मोहब्बत जताकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। तुम गलतफहमी का शिकार हो डेनिस, या तो अपना ज़हन साफ कर लो वरना हमारी जिंदगी तलख हो जाएगी। वो तो पहले ही तलख हो चुकी है। अब मैं ऐसा कोई कदम उठाने से गुरेज करना चाहता हूँ जिसकी वजह से बाद में हम दोनों को पछताना पड़े। बात फैसला कुन होनी चाहिए डेनिस, या तो तुम्हें मेरे किरदार के बारे में ये अल्फाज कहना होंगे कि मैं एक औरत की हैसियत से बुरी नहीं हूँ, या फिर तुम्हें मुझे तलाक देना होगी। तुम ठीक कह रही हो, शायद मुझे यही करना पड़ेगा, मगर अभी ये फैसला कुन कदम उठाने का वक्त नहीं आया। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि तुम अपने मशागिल ये समझकर जारी रख सकती हो कि मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ। अगर तुम अपने मशागिल तरक कर सको तो कर दो, मगर फैसला मैं उसी वक्त करूंगा जब दोबारा यहाँ वापिस आऊंगा। गोया उस वक्त तक मैं सूली पर लटकी रहूंगी।
मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर तुम खुद को सूली पर लटका हुआ महसूस करती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो तुमसे कोई तारुफ नहीं किया, बल्कि हर तरह से ताउन ही की कोशिश की है। आखिरी ताउन ये कर सकता हूँ कि अगर इस फ्लैट में मेरी मौजूदगी तुम्हें नागवार गुजर रही हो तो किसी और होटल में मुंतकिल हो जाऊं। वो डुबडुबाई आंखों से मुझे देखती रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। औरत की इस रूप के बारे में मैंने किताबों में बहुत पढ़ा था, लेकिन अमलन औरत का ये रूप पहली बार मेरे सामने आया था। वो जैसी भी थी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। मेरी तरफ से तो वो और उसका शोर दोनों जहन्नुम में जाएं। मैं तो उसे तलाक देने का भी मजाज नहीं था। चंद माह का वक्फा अलबत्ता मैंने उसे दे दिया था कि जब डेनिस वापस आए तो अपना फैसला खुद कर सके। इस मसले को टालते रहना बहरहाल मेरी जिम्मेदारी थी। दूसरे रोज मैंने फिर अपने मिशन का आगाज कर दिया। मेरी तमाम तर तवज्जो ओली बावड़ के मकान पर मरकूज थी। मैंने वहां आने जाने वालों को चेक किया, उनकी कारों के नंबर तलाश किए। मैं बड़े मुहतात अंदाज में काम कर रहा था। तिल अबीब में रहकर ज्यादा सरगर्मियां मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। लफ्ज के बारे में अभी कोई खबर अखबारात में नहीं छपी थी।